हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में आप सभी का। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, पॉलीटेक्निक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए हुए आइए इस टॉपिक को हम आज स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है और अगर हमें इसे प्रूव करने के लिए कहा जाए कि वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करिए तो हम इसे कैसे प्रूव कर पाते हैं। फ्रेंड्स, वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट इसका लिखना हो तो हम क्या लिखें। सो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। स्टेटमेंट आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर देखिए, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंजेस प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मीन्स जैसा कि इसका नाम ही दिखा रहा है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो नेट फोर्स जो बॉडी पर फंक्शन करता है उसकी वजह से आप उस बॉडी पर वर्क करते हैं और जितना वर्क आप उस बॉडी पर कर रहे हैं उतना ही चेंज उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस होगा। यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसे इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे और यही है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा K। वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये तो है स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम का या कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब अगर इसे प्रूव करने की बात कही जाए तो हम कैसे इसे दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। दो पार्ट्स में फ्रेंड्स स्टडी करने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि फोर्स को हम दो तरीके से यहां लेंगे, एक तो कांस्टेंट फोर्स का केस और दूसरा वेरिएबल फोर्स का केस। तो फर्स्ट केस से हम स्टार्ट करते हैं। जब हम कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे उस केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे प्रूव कर पाएंगे? प्रूव हमें वही करना है, डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा K। यानी वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हम किस केस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं? फॉर कांस्टेंट फोर्स, यानी जो फोर्स फंक्शन कर रहा है बॉडी के ऊपर वो कांस्टेंट है। वी कंसीडर a constant force F acting on a body of mass M। यानी F फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर फंक्शन कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल m। F फोर्स m मास की बॉडी पर फंक्शन कर रहा है और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे आप कि F इज इक्वल टू m इंटू a, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अगर F फोर्स फंक्शन करता है m मास की बॉडी पर, अब हम अगर आपसे कहते हैं कि आप एक्सीलरेशन कितना है बता दीजिए, तो जल्दी से आप यहां बताएंगे कि a इज इक्वल टू F अपॉन m। यानी F फोर्स अगर लगा और m मास है बॉडी का तो इस केस में एक एक्सीलरेशन A प्रोड्यूस होता है बॉडी में। दिस फोर्स F produces an acceleration A in the body. फ्रेंड्स, F फोर्स
फोर्स आपने लगाया, m मास की बॉडी है, a एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और एक्सीलरेशन यानी त्वरण, इसका मीनिंग आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे और आप जानते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, दैट मीन्स ये एक्सीलरेशन उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो इस फोर्स के अंडर, और फोर्स मीन्स अगर फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी त्वरण जो है वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो ये बॉडी जब मूव कर रही है, चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। और इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, स्मॉल s। फ्रेंड्स, यहां आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स F लगा, जिसमें a एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस कवर कर रही है किसी गिवन टाइम में। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जब आप देखेंगे, तो जब बॉडी ने स्टार्ट किया था तब उसकी वेलोसिटी थी u, और जहां पर ये एंड करती है अपने मोशन को, वहां वेलोसिटी हो जाती है v। किस वजह से? ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन a, वेलोसिटी में ये चेंज आ रहा है। तो ये केस है कांस्टेंट फोर्स के अंडर मूव करने वाली बॉडी का। अब इस केस में हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस केस में आप जानते हैं कि हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करें, जहां स्टार्टिंग वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो आप थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं उससे। यहां देखिए, हम ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हर टर्म को आप अच्छे से समझ चुके हैं। v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, a यानी एक्सीलरेशन, s यानी डिस्टेंस कवर्ड। अब इस इक्वेशन को इस पर्टिकुलर केस में यूज करके और हम कैसे निकालेंगे यहां पे कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसके लिए इसी इक्वेशन में बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2m। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, टोटल वर्क डन यानी डेल्टा W इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब लास्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टार्टिंग पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर देंगे, उसमें से, यानी लास्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से हम स्टार्टिंग वाली काइनेटिक एनर्जी को निकाल दें, तो हमें मिल जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 1/2 मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। 1/2 मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो अगर इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को आप देखें, तो यहां गिवन केस में जो हमें निकालना है, का वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करना है, तो इस इक्वेशन को देखिए, यहां v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, और जब हम बोथ साइड हाफ m यानी 1/2m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा 1/2m v स्क्वायर। और v वेलोसिटी कहां पे थी? लास्ट पॉइंट पे, जहां पे बॉडी अपने मोशन को स्टॉप करती है। तो यानी 1/2mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लास्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और जो ये सेकंड वाला टर्म था वो बन जाएगा 1/2mu स्क्वायर, यानी ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है उसमें हाफ m मल्टीप्लाई करने से जो टर्म आता है वो आपको सीधे सीधे दे देता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखिए, इस इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए 1/2m। तो लेफ्ट साइड का तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे ही 1/2m मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये बन गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
तो लेफ्ट हैंड साइड यहां कैलकुलेट होके आ जाएगा के फाइनल यानी के एफ माइनस के आई यानी के इनिशियल, लास्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी माइनस स्टार्टिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दूसरे साइड में देखते हैं, दूसरे साइड में इक्वेशन में था 2as और जब हमने बोथ साइड 1/2m को मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड बना 1/2m इंटू 2as। 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा m इंटू a इंटू s। और बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है ma, यानी यहां जो ma है इसको हम लिख सकते हैं F यानी फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, और फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी को डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हमने लिया था S, उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है वर्क डन। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फ्रेंड्स जो इक्वेशन हमें मिली वो हमें क्या दे रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट फोर्स। और यही था वर्क एनर्जी थ्योरम जिसे हमने कांस्टेंट फोर्स के केस में प्रूव कर लिया। अब सेकेंड स्टेप पर चलते हैं। सेकेंड स्टेप किस चीज का है, वेरिएबल फोर्स, यानी अब हम वो ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जिसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो वेरिएबल नेचर का है, यानी फोर्स जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ ये फोर्स भी चेंज होता जा रहा है, बढ़ता घटता है ये फोर्स। वी कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास M। M मास की ऑब्जेक्ट हमने लिया जिस पर यहां पे हमने वेरिएबल फोर्स F लगाया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर फोर्स वेरिएबल नेचर का है तो उस पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा F इज इक्वल टू ma से आप देखिए कि मास को कांस्टेंट लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी केसेस हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं वहां इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती है बॉडीज में कि हम उसके मास में वेलोसिटी के साथ वेरिएशन को कंसीडर करें, यानी मास को हम नॉर्मली कांस्टेंट ही लेंगे। वैसे वेलोसिटी के साथ मास में वेरिएशन होता है लेकिन उस ऑर्डर की वेलोसिटी हमारे आसपास हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो यहां मास की वेरिएशन को इग्नोर करते हैं, यानी हम मास को कांस्टेंट लेते हैं। अब अगर मास को कांस्टेंट ले रहे हैं हम तो इसका मतलब फोर्स में जो वेरिएशन है उसी के अकॉर्डिंग सीधा सीधा वेरिएशन एक्सीलरेशन में हमें मिल जाएगा। यानी वेरिएबल फोर्स का केस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक्सीलरेशन में वेरिएशन होगा, और एक्सीलरेशन में वेरिएशन होगा तो जैसा एक्सीलरेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी में चेंज भी होगा। ये मीनिंग है यहां पे वेरिएबल फोर्स का। नाउ द फोर्स F produces a small instantaneous displacement ds in its own direction। फ्रेंड्स अगर कांस्टेंट फोर्स है तो हम एक्सीलरेशन को कांस्टेंट लेंगे और सीधे सीधे आपको कैलकुलेशन करना है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की वैल्यूज का। लेकिन जब वेरिएबल फोर्स है तो हमें पता है हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट आ रही होगी। तो जहां पे वेरिएबल फोर्स होता है वहां हम सीधा सीधा कैलकुलेशन वर्क डन या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ना करके हम कैलकुलस मेथड पे जाते हैं, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हम यूज करते हैं। दैट मीन्स हम यहां एक बार में स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक टोटल डिस्प्लेसमेंट ना लेकर के हमने एक स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर मोमेंट का सेलेक्ट किया ds, जिससे हम कैलकुलस मेथड को यूज करके वर्क एनर्जी थ्योरम को यहां पर प्रूफ कर पाए। क्यों? क्योंकि यहां वेरिएबल फोर्स है।
वेरिएबल नेचर में हमें इस मेथड को यूज करना होगा। नाउ ड्यूरिंग दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया ds डिस्प्लेसमेंट, किस कंडीशन में, जबकि कोई वेरिएबल फोर्स F लग रहा है, किसी टाइम पर, किसी मोमेंट पर डिस्प्लेसमेंट है ds, तो इस डिस्प्लेसमेंट में यानी जिस समय पर ये स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें मिला ds, इस डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग वर्क डन निकालना है हमें। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds में स्मॉल वर्क डन कितना लिया हमने, dw। यहां पैसे ले सकते हैं, यहां से मान लीजिए हमारी बॉडी स्टार्ट करती है और यहां तक जाती है और हर पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है। अब हम आपसे कहें वर्क डन बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर हम फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट टोटल s ले लें तो फोर्स कौन सा वाला लें, क्योंकि हर पॉइंट पर फोर्स तो अलग है। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि किसी टाइम पर ये वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने सेलेक्ट किया ds, और इतना छोटा ये डिस्प्लेसमेंट लिया कैलकुलस मेथड में, इतना छोटा पार्ट हम लेंगे कि हम कह सकते हैं कि इस छोटे से पार्ट में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू F है, यानी इसके स्टार्टिंग से एंड तक के पॉइंट को, जो ds डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल पार्ट, उसके स्टार्टिंग से एंड तक जाने में फोर्स के वेरिएशन को हम इग्नोर करके चलते हैं, और जो स्टार्टिंग पॉइंट पे फोर्स है यहां पर ds के स्टार्टिंग पे, वही ds के एंड तक फोर्स F मान लेते हैं, और इस स्मॉल पार्ट का वर्क डन निकाला हमने dw, यानी हमने ds पार्ट का वर्क डन यहां पे कैलकुलेट किया। कैसे, dw इज इक्वल टू F डॉट ds। ऑफकोर्स यहां हमने ds को सेम डायरेक्शन में लिया था जहां फोर्स F लग रहा है, इसलिए F और ds के बीच एंगल थीटा 0 ले लिया, यानी वर्क डन आ गया dw इज इक्वल टू F ds। तो फ्रेंड्स ds डिस्प्लेसमेंट का जब स्मॉल पार्ट का वर्क डन हमने dw निकाला, लेकिन हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए, यानी वेरी स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का। तो कैलकुलस मेथड आपको क्या कहता है, इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी बोथ साइड हम इसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन W। कहां से, वेरी स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक के लिए। ये केस हम यहां पर लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस केस में आगे बढ़ने से पहले हम यहां एक चीज और देख लेते हैं, और वो क्या है हमारा, आप जानते हैं F इज इक्वल टू ma। अभी स्टार्टिंग से हम लोग ये डिस्कस करते चले आ रहे हैं, पर यहां हमारे पास है कैलकुलस मेथड। तो एक्सीलरेशन a को इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में, यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट में जो हम ब्रेक करके स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम t पर एक्सीलरेशन अगर निकालना है, आप कहते हैं एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कैलकुलस मेथड में एक्सीलरेशन को आप क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt, यानी f को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma, और ma को हम लिख सकते हैं m इंटू dv अपॉन dt, a की जगह dv अपॉन dt। और ये f की इस वैल्यू को, यानी F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, ये जो हमने वर्क डन के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया है dw इज इक्वल टू F ds, यहाँ F की जगह हम रखेंगे m dv अपॉन dt। और जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए dw इज इक्वल टू F ds था, और F की जगह हमने रख दिया m dv अपॉन dt, तो ये बन गया m dv अपॉन dt इंटू ds। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ds है ये, इसको हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt इंटू dt, यानी ds को dt से डिवाइड किया और dt से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये बना ds अपॉन dt, आप समझ सकते हैं ये क्या बन गया, वेलोसिटी। v क्या लिखते हैं आप, ds अपॉन dt, एस ds इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, dt टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल यानी ds अपॉन dt इज वेलोसिटी v। तो इसकी जगह वेलोसिटी v आप लिख दीजिए, बन जाएगा dw इज इक्वल टू m dv अपॉन dt इंटू v इंटू dt। फ्रेंड्स ये dv अपॉन dt
और ये dt, इसको सॉल्व करिए तो dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा dw इज इक्वल टू m इंटू v इंटू dv। यहां भी मास को हम कांस्टेंट लेंगे, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था। नाउ ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो वेरिएबल फोर्स यहां हम F लगा रहे हैं, जब वो फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम u टू v, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी है u और लास्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है v। ऑफ कोर्स फोर्स वेरिएबल है, एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है, यानी अलग अलग टाइम पे जो वेलोसिटी में चेंज है वो अलग तरीके से होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी है u और लास्ट पॉइंट पे है v। तो अगर इस फॉर्मूले में हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, यानी स्टार्टिंग से एंड तक का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बोथ साइड, द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दिस एक्शन इज गिवन बाय, कैसे टोटल वर्क डन, बोथ साइड इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन लगा दें, तो dw को हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, और लेफ्ट साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें राइट साइड भी इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हमने राइट साइड भी इंटीग्रेशन लगाया। स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी u लिया और एंड पॉइंट पर वेलोसिटी लिया v, और हमें टोटल वर्क डन कहां से कहां तक का लेना है, जब वेलोसिटी u है वहां से स्टार्ट करके जहां पर वेलोसिटी v हो जाती है वहां तक जाने में टोटल कितना वर्क हुआ वो निकालना है। इसलिए यहां हम इंटीग्रेशन लगाने के साथ, आपने कैलकुलस में पढ़ रखा होगा कि हमें लिमिट लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी u से लास्ट पॉइंट की वेलोसिटी v। आप यहां देख पा रहे हैं, यहां हमने लिखा है u नीचे की तरफ और ऊपर लिखा है v, यानी u से v तक की हमने लिमिट लगा दी। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो फ्रेंड जब लेफ्ट साइड को आप इंटीग्रेट करते हैं dw को, वो बन जाता है w। सिंपल, यहां पे जैसे आप लिखते हैं dx को आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है आपका x, इसी तरह जब आप dw को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा w, यानी टोटल वर्क डन। और दूसरे साइड आप जाइए तो मास आपका कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में आप जानते हैं किसी भी, मान लीजिए कांस्टेंट टर्म x c है आपका, कोई फंक्शन है fx, और इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाता था, c, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, और रिमेनिंग को आप इंटीग्रेट करते हैं, fx dx को आप इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप मास को आप कांस्टेंट ले रहे हैं, यानी मास जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे x वेरिएबल था तो हमारे केस में वेरिएबल क्या है, v। देखिए वहां हम dx ले रहे थे, यहाँ पे राइट साइड में dv लिया है, यानी हम वेलोसिटी के वेरिएशन को ले रहे हैं। तो वेरिएबल यहाँ पे टर्म हुआ v और कांस्टेंट है m। तो फॉर्मूला आप पहले से भी जानते होंगे कि जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि कांस्टेंट c को बाहर लिया था, यहाँ पे m कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या बचा, v dv। अब यहां आप देख के ही समझ पा रहे होंगे जिन्हें कैलकुलस अच्छे से आती है कि कौन सा फॉर्मूला आप लगाते हैं, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन हमें करना है। और जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n dx को, तो ये क्या बन जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये बन जाता है। ये फॉर्मूला आप इस केस में अप्लाई करेंगे और x की जगह v रख देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में वेरिएबल जो हमारा टर्म है वो x है और हमारे केस में वेरिएबल टर्म है v। तो जैसे वहां x टू द पावर n dx का फॉर्मूला बताया, यहां x की जगह v और n की जगह 1 रखिए, देखिए यही चीज आ जाएगी। और फॉर्मूले में रखते ही आपको इंटीग्रेशन मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2, जिसमें लिमिट हमने क्या ले रखी है, फ्रॉम u टू v। और लिमिट लगाना आप अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन आता है fx, है ना, और इस पे हमने लिमिट लिया है x1 से x2, तो लिमिट इंटीग्रेशन के बाद इतना आ गया, अब इसमें ये लिमिट लगानी है। तो इसका मतलब क्या है कि इस टर्म में
जहां जहां पर x है वहां पहले x2 आप रख देंगे, फिर आप माइनस लगाएंगे और जहां जहां पर x है वहां वहां फिर x1 आप लिख देंगे। यानी ये चीज आपकी क्या लिमिट लगाने के बाद क्या बन जाएगी, लिमिट लगाने के बाद यही टर्म आपका बन जाएगा जो इंटीग्रेट होकर के आपके पास आ रहा है, वो बन जाएगा f(x2) माइनस f(x1) ऐसे आ जाएगा। यानी ये आपका लास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा जब हम इस पे लिमिट लगा चुकेंगे तब का। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले को एक बार एक्सप्लेन किया है, इसी तरीके से यहां पर देखिए v की जगह पहले जहां पर v है तो v की जगह v ही लिखेंगे, माइनस जहां पर v है वहां v की जगह u लिखेंगे। तो लिमिट लग गया, यानी v²/2 है। पहले यहां से देखिए ये जो ऊपर वाला है v, तो v की जगह v लिखेंगे, ऑफकोर्स v²/2 आएगा, माइनस v की जगह दूसरा वाला टर्म जो नीचे वाला है यानी u लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा -1/2 mu²। यहां से देखिए m बाहर है, वो भी दोनों में अंदर जाएगा, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बनेगा v²/2 माइनस u²/2 और इस ब्रैकेट के बाहर है मास m। तो जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो मास तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी वजह से आपको जो टर्म मिल जाता है राइट साइड में वो आता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। इसको देखते ही आप समझ गए होंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि 1/2 mv² यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और 1/2 mu² यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जब आप लेते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो किसके इक्वल आपने कैलकुलेट किया, वर्क डन ऑन द बॉडी। किस केस के लिए किया, वेरिएबल फोर्स के केस में किया। तो वेरिएबल फोर्स के केस में भी आपने प्रूफ कर दिया यहां पर कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने यहां प्रूफ कर लिया दोनों ही केसेस में, एक कांस्टेंट फोर्स के केस में और एक वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है इसको पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें, कोशिश रहेगी हमारी कि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।